तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। डे टू डे की लाइफ में आप उसका नाम जरूर सुनते होंगे डेली। वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम सब ने नोटों में उनके आरबीआई के गवर्नर साहब के साइन देखे हैं। तो हम जानेंगे आज इम्पोर्टेंट, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होने वाला है बताइए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो बच्चों हम क्या कर इसके बारे में देखेंगे। आज हम पूरा डिटेल में जितना भी आरबीआई का आप देखोगे, आज पहली बार कि इतना सारा आरबीआई के काम होते हैं कि आपको तो शायद एक ही पता है। क्या पता है? कि नोट छापता है। जबकि मैं कहूँ कि आरबीआई नोट नहीं छापता, तो आप कहोगे कि कैसे बातें कर रहे हो। तो सही कर रहा हूँ, आरबीआई नोट नहीं छापता है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, साबित करूंगा कि आरबीआई क्या करता है। आरबीआई डू नॉट प्रिंट द करेंसी नोट। आरबीआई करेंसी नोट को प्रिंट नहीं करता है। तो हम क्या क्या जानेंगे, थोड़ा सा एक बल लेंगे। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे इसके, कि आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, कब आरबीआई की स्थापना हुई थी और क्यों हुई थी। उसके बाद में आजादी के बाद में इसका कब राष्ट्रीयकरण किया गया, ऐसा पूरा इसका जानेंगे। इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। कौन सा कमीशन की स्थापना, कौन से कमीशन का गठन किया था ब्रिटिशर ने, जिसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। फिर हम आरबीआई के फंक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, यहाँ से बच्चों अधिकांश एग्जामों में आरबीआई के फंक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम देखेंगे कि आरबीआई करेंसी नोट को जारी करता है, प्रिंट नहीं करता है। तो उसके बारे में पूरा जानेंगे। फॉरेक्स का कस्टोडियन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है, और भी कई सारे इसके काम होते हैं। एक इसकी स्ट्रक्चर, आरबीआई की क्या क्या होता है स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कितने अधिकारी होते हैं, आरबीआई गवर्नर क्या होता है, कितने साल के लिए अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, वर्तमान में कौन है, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट इंडियन कौन था, फिर डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं तो उनका क्या काम होता है। इसके बाद में जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड होता है उसका क्या काम होता है। ये सब के बारे में हम डिटेल में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले चलते बच्चों इसके हिस्ट्री पर। पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ, फिर इसके बारे में हम स्लाइड के थ्रू और डिटेल में ढंग से क्लियर करेंगे। मैं आपको एक थीम बता देता हूँ, उस थीम को अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आपको याद करने में, समझने में कोई जोड़ नहीं आएगा। मेरा पढ़ाने का सिस्टम सीधा सा रहता है कि कोई भी टॉपिक हो उसको शुरुआत में एक थीम के रूप में समझ लो। एक एक फैक्ट नहीं, एक एक डिटेल में नहीं, जो बुक ले वैसे नहीं पढ़ेंगे शुरू में। स्टार्टिंग में आपको 1, 2, 5, 10 मिनट में एक ब्रीफ के रूप में उस टॉपिक का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जान लो, ताकि फिर हम जब आगे पढ़ेंगे उसको स्लाइड के माध्यम से, तब वो आपको क्लिक करता जाएगा अपने आप ही। तो सबसे पहले जो कोई भी संस्था होती है ना, कोई भी संस्था होती है वो बनाई क्यों जाती है। तो अब आरबीआई को क्यों बनी, तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, भारत में जो मॉडर्न बैंकिंग की स्टार्टिंग कहां से हुई थी। मॉडर्न बैंकिंग की स्टार्टिंग, जब मैंने कल बैंकिंग पढ़ाया था, तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स आए थे तो 1770 में कौन सा बैंक खुला था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद भी मैंने बताया था और कई प्रकार के बैंक, अवध नेशनल बैंक वगैरह, पंजाब नेशनल बैंक और दुनिया भर के बैंकों की स्थापना हुई थी। ऐसे बैंकों की स्थापना होती चलेगी। एक बैंक बन गया, 2 बैंक बन गया, 3 बैंक बन गए, 4 बैंक बन गए, 5 बैंक बन गए। अब इन बैंक क्या था, इनको ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। तो ये बैंक क्या अपनी मर्जी से जमा लेते थे, अपनी मर्जी से लोन दिया करते थे। तो इनमें क्या उस टाइम दिवालिया बहुत होते थे, बैंक दिवालिया हो जाया करते थे, डूब जाया करते थे। तो जब बैंक डूबेगा तो बैंक का क्या बिगड़ रहा है, बैंक का कुछ नहीं जा रहा। अब ऐसा ही बैंक आज से मतलब डूब जाए तो ऐसा बैंक के मालिक का क्या जा रहा है, बिगड़ेगा किसका, वो डिपोजिटर का। जो पैसे जमा करते हैं ना डिपोजिटर, इनका सबसे ज्यादा लॉस होता है अगर इन केस बैंक फेल कर जाता है। तो फिर क्या करें कि इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाओ। क्या बनाओ, इन सबको कंट्रोल करने के लिए बैंकों को एक रेगुलेटर बना दो, जो ये सारा काम देखेगा, बैंकों को लाइसेंस देगा, बैंकों को लाइसेंस समाप्त कर देगा। कोई इसको जो नियमों का पालन नहीं करता तो उसको पेनल्टी लगाएगा। तो इसके लिए क्या बना दिया, एक परमानेंट काम बना दिया जो पूरा एक काम करेगा बैंकिंग सेक्टर का, और बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर रहेगा, साथ में करेंसी नोट जारी करेगा। और देश में देखा होगा आपने, करेंसी नोट जारी करता है। तो बच्चों जो ये सब काम करता है ना कोई भी देश में, जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर होता है, करेंसी नोट वगैरह जारी करता है, उसको टेक्निकली क्या नाम कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक। किसी भी देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, उसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग चीज है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है,
सेंट्रल बैंक एक कंसेप्ट है जो दुनिया के हर देश में पाया जाता है, वो हर देश में एक होता है जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर होता है, करेंसी नोट वगैरह जारी करता है, सिक्के वगैरह जारी करता है। तो इसको सेंट्रल बैंक को इंडिया में कहते हैं आरबीआई। क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक होता है ना, इसको हर देश में अपना अपना एक होता है। जैसे इंडिया में इसको क्या कह दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको कहते हैं फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। यूरोपियन यूनियन में इसको कहते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूके में, ब्रिटेन में इसको कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ऐसा हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जो क्या काम करता है? बैंकों का रेगुलेटर वगैरह करता है, रेगुलेट करता है उनको लाइसेंस वगैरह जारी करता है, करेंसी नोट वगैरह जारी करता है। ये सब देशों में ये मोटा मोटी एक बैंक होता है जो ये सारे काम देखता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। इसके बाद भी हम देखेंगे इसके कार्य क्या क्या होते हैं। कार्य के थ्रू तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो ऐसे चलता रहा। तो फिर क्या हुआ? 1926 में एक कमीशन बिठाया गया ब्रिटिशर द्वारा, हिल्टन यंग कमेटी या हिल्टन यंग कमीशन। ये हिल्टन यंग उसके चेयरमैन थे। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बिठाया गया। तो इनसे पूछा गया भाई क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि एक क्या करो, एक सेंट्रल बैंक जिसको क्या कहा जाए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाए, उसकी स्थापना की जाए, आरबीआई की स्थापना की जाए। ये इस कमेटी ने सिफारिश करी थी। तो बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की सिफारिश कौन से कमीशन की सिफारिश पे की गई थी? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हिल्टन यंग कमीशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के अनुपालना में क्या हुआ? फिर पार्लियामेंट, जिसको उस जमाने में विधानमंडल कहा करते थे, ने एक आरबीआई एक्ट पारित किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट हो गया 1934। इसको पारित किया और इसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 1935 से ये क्या किया गया? इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में प्राइवेट संस्था थी एक तरह से। फिर बाद में जब आजादी हुई ना, तो सरकार ने देखा कि यार इतना बड़ा मेन सेंट्रल बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अच्छा लगेगा। तो 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार ने कब्जे में ले लिया, राष्ट्रीय की प्राइवेट नहीं है, तो सरकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो हम एक स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आरबीआई, फिर मॉनेटरी पॉलिसी का एक काम है, इसको हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। कौन से कमीशन की सिफारिश को हुई थी? तो बताओ। हिल्टन यंग आयोग। 1926 में एक हिल्टन यंग आयोग बना था, हिल्टन यंग कमीशन बना था। उसने रिकमेंड किया कि देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो उसी के अनुपालना में बाद में पार्लियामेंट ने कानून पास किया। इस कानून का भी नाम याद रखना चाहिए। आरबीआई कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1933, 34, 35, 36 ऐसे ऑप्शन देके वो घुमा सकता है। तो अपन को याद रखना है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1934 में इसकी स्थापना हुई। स्टार्टिंग में ये क्या था बच्चों? स्टार्टिंग में क्या था? ये एक प्राइवेट बैंक के रूप में था। सरकार ने बना तो दिया आरबीआई, ये आरबीआई बना दिया। अब इसका पैसा कहाँ से आएगा? शुरुआत में कोई भी संस्था शुरू होती है तो पैसा चाहिए शुरुआत में। जब कोई भी करता तो शुरुआत में इसमें कितना 5 करोड़ की पूंजी चाहिए थी। अब तो 5 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे इसको चालू करने के लिए? तो क्या क्या इसके शेयर जारी करते बाजार में 100 रुपए के 5 लाख शेयर जारी कर दिए। 100 रुपए के 5 लाख शेयर जारी कर दिए ताकि इसको इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ की हासिल हो जाए। अब जिसने जितना खरीद ले वो उसका आरबीआई का उतना ही मालिक होगा। अब देश का मेन सेंट्रल बैंक, उसका मालिकाना हक निजी क्षेत्र में हो, ये कोई अच्छी बात थोड़े। ये तो गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए था। तो इसलिए बाद में क्या किया गया? जैसे आजादी मिली 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। नेशनलाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को कब्जा कर लेती है, हथिया लेती है और उसको कह देती है कि भाई आज से ये सरकारी संस्था होगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। ये वो विनिवेश का उल्टा है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या कंपनी बेच देते हैं, सरकारी कंपनी को निजी क्षेत्र को बेच देते हैं। इसमें उल्टा होता है, निजी क्षेत्र से कंपनी को सरकार कब्जा कर लेती है। तो ये हो गया इसका हेडक्वार्टर। आप सबको पता है अभी वर्तमान टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। लेकिन बच्चों इसको स्टार्टिंग में जब 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी ना,
तब इसका हेडक्वार्टर शुरू स्टार्ट में कहाँ बनाया था, कोलकाता में बनाया था। आपको पता है ये ब्रिटिश भारत में कोलकाता एक बहुत फेमस सिटी था। 1911 तक वो राजधानी का काम भी किया और उसके बाद भी कलकत्ता का काफी डेवलपमेंट था ब्रिटिश के टाइम पर। तो स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, कलकत्ता में। लेकिन 1937 में क्या किया गया, 1937 में इसको क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया और ये मुख्यालय कहाँ हो गया, मुंबई हो गया। तो ये पूछ सकते हैं घूम के कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तब उसका हेडक्वार्टर कहाँ था। तो सिंपल सी बात है, 1935 में कोलकाता में था, बाद में उसको 2 साल बाद कहाँ ले गए, उसको है ना शिफ्ट करके मुंबई ले गए। और आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई का। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। यहाँ तक ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आरबीआई के स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि जैसे बच्चों, आरबीआई की सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी होती है, आरबीआई की सबसे पावरफुल पोस्ट होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसका गवर्नर। होता नहीं होता, जो डे टू डे का काम सब यही देखता है, सारे जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं ये लेता है गवर्नर, और जितने भी डे टू डे के काम होते हैं ना सर आरबीआई का पूरा गवर्नर देखता है। इसके सेव के लिए कितने होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये तो डे टू डे का काम देखते हैं और सरकारी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं, मतलब ये रिजर्व बैंक के कर्मचारी माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ बाहर से भी गवर्नमेंट कभी कभी अपॉइंटमेंट कर देती है। तो इसको कहते हैं बच्चों, एक बोर्ड होता है, इसका क्या होता है, आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड होता है। तो जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं ना, ये सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, डे टू डे का काम नहीं देखता। ये तो 3 महीने में, 6 महीने में, साल में 1 या 2-3 बार मिलता है, और बड़े बड़े डिसीजन जितने भी होते हैं ना वो यहाँ पे अप्रूव कराए जाते हैं। तो बच्चों, आरबीआई का जो प्रबंधन मैनेजमेंट एक सेंट्रल बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो कभी कभार 3 महीने में, 4 महीने में मिलता है और बड़े बड़े डिसीजन लेता है। फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का और डे टू डे लागू करने का काम गवर्नर का और डिप्टी गवर्नर का होता है। तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें टोटल 21 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 21 मेंबर होते हैं। इसमें 5 तो क्या होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, मतलब फुल टाइम होते हैं, जो आरबीआई में बैठते हैं डेली। 5 तो देखो ऑफिशियल होते हैं, जो फुल टाइम रहते हैं, उनका 24 घंटे का काम ही यही होता है, 9 से 6 वो ऑफिस में वहीं बैठते हैं गवर्नर में, और वहीं आरबीआई में ऑफिस से तनख्वाह लेते हैं। ये होता है एक तो गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। एक तो गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, ये ऑफिशियल वो होते हैं, ये फुल टाइम होते हैं, ये 24 घंटे आरबीआई के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो फुल टाइम नहीं होते, पार्ट टाइम होते हैं। कभी कभार 2 महीने में मीटिंग हुई तब आगे, 3 महीने में मीटिंग हुई तब आगे अपनी राय रख के वापस चले गए, बस इतना ही उनका काम होता है। तो इसको कहते हैं नॉन ऑफिशियल पार्ट टाइम, नॉन ऑफिशियल कहते हैं, या इसको पार्ट टाइम कहते हैं। ये है ना परमानेंटली आरबीआई के एम्प्लॉय नहीं है, ये तो कभी कभार जब मीटिंग होती है ना सेंट्रल बोर्ड की तब उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे है ना, बताओ कितने हैं, 5 तो ये हो गए, तो इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 16 है ना, कितने हो जाएंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर हो जाएंगे। अब 16 में से 2 तो है ना भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आज की डेट में कौन है, अजय सेठ जी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का जो भी सेक्रेटरी होगा ना, वो अपने आप आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का मेंबर बन जाएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, हर चीज की भी लॉजिक होता है। इन दोनों को क्यों मेंबर बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी। सपोज करो मान लो गवर्नमेंट है, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री अपनी कोई बात आरबीआई को कन्वे करना चाहता है कि भाई गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, या इस पे ये डिसीजन लिया जाए, या ऐसा कुछ, मतलब इस पर चर्चा तो की जाए। तो ये गवर्नमेंट के प्रतिनिधि यहाँ बता रहे, जब सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग होगी तो ये भी क्या करेंगे, गवर्नमेंट की राय वहां पर रख सकते हैं। डिसीजन तो क्या होगा, मेजोरिटी से होता है हमेशा, लेकिन एक गवर्नमेंट की राय क्या है, गवर्नमेंट क्या सोचती है, वो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को कैसे पता चलेगा। तो इन 2 आदमियों को ही बिठा दिया कि भाई जब भी मीटिंग हो तुम दोनों पहुंच जाना, और वहाँ क्या करोगे, वहाँ गवर्नमेंट की बात को, गवर्नमेंट की ओपिनियन को, गवर्नमेंट क्या सोच रही है उसको तुम आरबीआई के बोर्ड को बताना। इसलिए 2 तो क्या हो गए, ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्रेटरी हो गया। इसके बाद 4 जो देखो क्या होता है, आरबीआई का एक तो मेन क्या है, हेडक्वार्टर का मुंबई है, इसके अलावा इसके 4 लोकल बोर्ड भी हैं, एक दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है, एक मुंबई में ही है। तो 4 जो क्षेत्रीय बोर्ड भी हैं पूरे इंडिया में, उसको 4 लोकल बोर्ड बना रखे हैं, जो उस एरिया के, जो उसके अंडर में एरिया आता है वहाँ के देख रेख करते हैं। तो 4 को भी तो अपनी बात रखना चाहिए। कलकत्ता का लोग क्या सोचते हैं, कलकत्ता में मान लो कलकत्ता में कोई लोकल बोर्ड है तो वो बंगाल, बिहार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और भी राज्य में कर सकता है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना अपनी बात को। तो 4 डायरेक्टर्स होते हैं, जो लोग जो कहाँ से आते हैं, वो लोकल बोर्ड से आते हैं। 4 लोकल बोर्ड के 4 प्रतिनिधि, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई
और नई दिल्ली, ये 4 लोकल बोर्ड हैं। इन चारों के भी एक प्रतिनिधि वहां पर होते हैं ताकि अपने क्षेत्र की बात वहां पर रख सके। इसके अलावा 10 है ना जो इकोनॉमी में एक्सपर्ट होते हैं ना, अब ये तो देखो सारे सरकारी बाबू टाइप ही हो गया, गवर्नर भी सरकारी हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर भी सरकारी हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर के ये भी 2 IAS हो गया, ये जो डायरेक्टर है ये भी है ना RBI के एम्प्लॉई है। तो ये सब जब RBI के एम्प्लॉई है तो फिर ये तो गवर्नमेंट के इतने निर्णय लेंगे या फिर इतना ज्यादा है ना इकोनॉमिक्स का अनुभव सीमित रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अलग से जो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हो, बैंकिंग का एक्सपर्ट हो, ऐसे 10 अन्य लोगों को भी क्या करता है RBI सरकार इसमें गवर्नमेंट इसमें सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंटमेंट कर देती है। तो 10 तो क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए ED, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट 4 ईयर के लिए, 4 साल के लिए गवर्नमेंट क्या करती है RBI की सेंट्रल बैंक में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे कि वो करो आनंद महिंद्रा है, कोई बहुत बड़ा IIM का प्रोफेसर है, कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट है, ऐसे लोगों को यहाँ RBI के सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंटमेंट करती थी ताकि जब मीटिंग हुए तो इन लोगों का भी जो एक्सपीरियंस है, इनका नॉलेज है, उसका लाभ RBI और सरकार को मिल सके। तो अब बच्चों दोबारा रिपीट करेंगे, टोटल कितने मेंबर थे? टोटल मेंबर थे सर RBI का सबसे टॉप बॉडी कौन सी होती है? तो सेंट्रल बोर्ड होता है, उसमें कितने मेंबर होते हैं? 21 होते हैं सर। उसमें से परमानेंट कौन होते हैं या फुल टाइम कितने होते हैं? 5 होते हैं सर। कौन कौन? एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, ठीक है। तो फिर नॉन पार्ट टाइम कितने हो गए सर? 21 में से 5 घटा देंगे तो 16 बच जाएंगे, 16 बच जाएंगे, ठीक है, 16 बच जाएंगे। बताओ इनमें से गवर्नमेंट के कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? कि सर 2 तो गवर्नमेंट के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कौन कौन? 2 सेक्रेटरी होते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी होते हैं। फिर इसके अलावा लोकल बोर्ड से कितने होते हैं सर? RBI के 4 लोकल बोर्ड हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इनके 4 प्रतिनिधि होते हैं। तो ये 4 6 हो गए, कितने बचे? 10 कहाँ से आते हैं? तो 10 सर जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, बैंकिंग का, इकोनॉमिक्स का, या फिर है ना कोई बड़ा बिजनेसमैन वगैरह है तो बिजनेस भी आप अपनी बात रख सके। तो ऐसे लोगों को 10 लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है? अपॉइंटमेंट करती है। तो कितने लोग कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट करती है बच्चों? तो 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट करती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनको थोड़ा सा देखो, ये तो बाकी के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन RBI की सबसे टॉप पोस्ट कौन सी होती है? गवर्नर। और उसके बाद सेकंड टॉप पोस्ट जो उसकी सहायता करती है वो होती है डिप्टी गवर्नर। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है RBI की? वो होती है गवर्नर साहब। कौन है आज की डेट में बताओ? शशिकांत दास। अब इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे फर्स्ट RBI का गवर्नर कौन था? अब फर्स्ट कब बनेगा बताओ? 1935 में। 34 में तो इसकी क्या स्थापना हुई, मतलब एक्ट पास हुआ, 35 में बना। तो फर्स्ट कौन था? 1935 में तो आपको बताया हम गुलाम थे। हम क्या थे? स्लेव थे, उसके कॉलोनी थे हमें ब्रिटेन की। तो कोई ब्रिटिशर ही होगा। तो सर ऑसबोर्न स्मिथ ये एक अंग्रेज थे, इनको RBI का गवर्नर बनाया गया। फिर उसके बाद चलता रहा आजादी हुई। आजादी के बाद अंग्रेज यहां से भाग ही गए। तो पहला इंडियन कौन बना? फर्स्ट इंडियन जो RBI का गवर्नर बना वो थे CD देशमुख साहब। CD देशमुख, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। जैसे RBI की स्थापना 1935 में, उस टाइम हम गुलाम थे, इसलिए एक अंग्रेज को क्या किया गया? RBI का गवर्नर बना दिया गया। उसका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। फिर इंडिया को फ्रीडम मिल गई तो जाहिर सी बात है सब पोस्टों पे इंडियन ही आ जाएंगे। तो फिर इंडियन को अपॉइंटमेंट किया गया। तो पहला इंडियन कौन था जो RBI का गवर्नर बना? तो वो थे CD देशमुख साहब। इसके बाद में आपको पता है कई फेमस आदमी थे RBI के गवर्नर, विमल जालान थे, मनमोहन सिंह जी खुद अपने वो रह चुके हैं RBI के गवर्नर। इसके बाद रघुराम राजन वगैरह थे, C रंगराजन थे, ऐसे बहुत सारे नाम हुए हैं। आज की डेट में कौन है? तो आज की डेट में है शशिकांत दास है। कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है? इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो RBI गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। कौन करता है? गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है और 3 साल के लिए करती है, 3 वर्ष के लिए। अगर उसका काम अच्छा होता है तो गवर्नमेंट उसको फिर क्या करती है? दोबारा रिअपॉइंटमेंट कर सकती है, मतलब 3 साल और बढ़ा सकती है। तो अभी आपने देखा होगा शशिकांत दास जी को 3 साल कंप्लीट हो गए थे, उनको दोबारा से गवर्नमेंट ने क्या किया? रीअपॉइंटमेंट कर दिया, मतलब 3 साल के लिए और अपॉइंटमेंट कर दिया। तो अब इसके लिए आप देखो, गवर्नर के लिए कुछ बात बता दो। गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर की केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार करती है, मोदी जी करते हैं। कितने साल के लिए बनाते हैं उसको? 3 साल के लिए बनाते हैं। क्या दोबारा अपॉइंटमेंट संभव है क्या? हाँ बिल्कुल संभव है सर, रीअपॉइंटमेंट संभव है। और बताओ पहला कौन था? सर पहला ऑसबोर्न स्मिथ था। फिर इंडियन कौन था? पहला इंडियन कौन था? तो सर CD देशमुख थे, CD देशमुख। और आज की डेट में कौन है? आज की डेट में शशिकांत दास जी हैं।
शशिकांत दास जी आज की डेट में गवर्नर है। ये इसके बारे में मोटा मोटी ये नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। 3 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं, रीअपॉइंटमेंट संभव है। ऑस्बोर्न स्मिथ पहला था, पहले इंडियन सिटी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है शशिकांत दास जी। और फीमेल, आज दिन तक आरबीआई की एक भी गवर्नर कोई लेडी या फीमेल नहीं हुई है। ये याद रखना, अगर कोई ऑप्शन में बना देते कि भाई वो पहले फीमेल गवर्नर वो थी, तो आपको याद क्लिक कर जाना चाहिए कि आरबीआई में आज दिन तक कोई भी औरत को या कोई भी महिला को गवर्नर के पद पर नियुक्त नहीं किया। कितने शर्म की बात है कि आजादी के 75-80 साल हो गए, लगभग 75 ईयर कंप्लीट कर लिया हमने, लेकिन किसी महिला को इस लायक नहीं समझा गया कि वो आरबीआई की गवर्नर बन सके। एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बन गई, कई सालों तक 15-20 साल तक रही थी इंदिरा गांधी जी, लेकिन अभी इस लेडी लायक नहीं मानी गवर्नमेंट ने कि वो आरबीआई की गवर्नर की के पद पर नियुक्त हो सके। तो सरकार को कोशिश करना चाहिए, लेडी को बढ़ाना चाहिए। इसमें जरूर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं इंडियन, जैसे कि जो फॉरेन में भी नाम कराए, जैसे गीता गोपीनाथ इंडियन केरला की थी, अभी वो IMF में इतनी बड़ी पोस्ट पे है। तो ऐसे लोगों को चाहे तो आरबीआई गवर्नर इंडिया में बना सकते हैं। उनको जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में उनको इतना सम्मान मिल रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं दे सकते? तो ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की इच्छा है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों, एक तो हो गया गवर्नर। क्या हो गया? गवर्नर। इसकी सहायता के लिए कितने होते हैं? 4 गवर्नर। 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। जो आरबीआई एक्ट है ना 1934, उसमें लिख रहा है कि जो है ना, नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर, मतलब 4 से ज्यादा गवर्नर नहीं होंगे। 5 सरकार चाहे तो भी 5 गवर्नर नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। अगर उसको बनाने 5 डिप्टी गवर्नर, तो फिर एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो आज की डेट में जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट, ये कहता है कि भाई 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं बना सकते। 3 बन सकते हैं, कम तो बन सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो नॉट मोर देन 4, नॉट मोर देन 4। कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं? भाई गवर्नर 3 साल के लिए, ये डिप्टी गवर्नर 5 साल के लिए, और टोटल 4 होते हैं। परंपरा ये रही है कि 2 तो क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, और 2 इंटरनल होते हैं। कैसे सर ये एक्सटर्नल इंटरनल क्या मतलब है? भाई 2 तो क्या, जो आरबीआई में ग्रेड बी की पोस्ट नहीं होती क्या? ग्रेड बी की भर्ती होती है, आप लोगों ने कई फॉर्म भी भरा होगा। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, मतलब एक तरह से जो पीओ की तरह होता है बैंकों में, यही प्रमोशन होकर बनेगा। बाहर से कोई आदमी अपॉइंटमेंट नहीं होगा कि कोई इकोनॉमिस्ट को बना दिया। तो 4 गवर्नर होंगे, उनमें से 2 तो क्या होंगे? वो आरबीआई के अंदर के आदमी होंगे। वहीं से क्या होंगे? प्रमोशन होकर जो ग्रेड बी में अपॉइंटमेंट होते हैं, वो एंड में धक्के खाते प्रमोशन होते होते डिप्टी गवर्नर तक बन जाते हैं। और 2 एक्स्ट्रा, मतलब 2 बाहर के इकोनॉमिस्ट होंगे, बाहर के, जिनका आरबीआई में कभी काम नहीं किया होगा। कोई बड़ा एक्सपर्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स का, कोई बड़ा प्रोफेसर हो सकता है। ऐसे लोगों को 2 को अपॉइंटमेंट करेंगे, ताकि इससे बैलेंस रहे, अंदर की नॉलेज भी रहे। जिसने 30 साल 35 साल आरबीआई में काम किया, उसके पास आरबीआई का 35 साल का अनुभव है, तो उसका भी लाभ बैंक को मिले। और जो बाहर कोई प्रोफेसर है, तो उसको इकोनॉमिक्स का वो एक्सपर्ट है, तो उसका भी नॉलेज आरबीआई को मिले। इसलिए दोनों प्रकार के मेंबर रखे गए इसमें, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। 2 की नियुक्ति कहाँ के होगी? आरबीआई के अंदर से ही होगी, और 2 बाहर से आएंगे। जनरली एक तो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है, और एक जो बैंकिंग का अनुभव हो, कोई प्राइवेट बैंक में काम कर चुका हो सीनियर पोस्ट पे, ऐसे लोग आते हैं। एक तो कमर्शियल बैंकर होता है, और एक इकोनॉमिस्ट होता है। ये परंपरा है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ गया हम। मैं दोबारा बता देता हूँ, गवर्नर के सहयोग के लिए क्या कौन सी पोस्ट होती है? वो होती है बच्चों डिप्टी गवर्नर। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक्ट में क्या लिख रहा है कि नॉट मोर देन 4, 5 अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती चाहे तो भी गवर्नमेंट। तो 4 होंगे। कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी? इस साल की 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी इनकी। ठीक है, इसमें से कितने इंटरनल कितने एक्सटर्नल होते हैं? तो 2 तो इंटरनल होते हैं। इंटरनल का मतलब जो आरबीआई में नौकरी करते थे पहले से ही, ग्रेड बी ऑफिसर बने थे 30 साल पहले 35 साल पहले, धीरे धीरे प्रमोट हो गया, क्या हो गया, ये डिप्टी गवर्नर बन गए। 2 एक्सटर्नल होते हैं, मतलब सीधा बाहर में कोई काम कर रहा था, कोई इकोनॉमिस्ट था। एक तो इकोनॉमिस्ट होगा, कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट था, प्रोफेसर है मान लो कोई IIM वगैरह में, उसको अपॉइंटमेंट कर दिया। एक है ना जो कोई बैंकर है, कमर्शियल बैंकर, बैंकिंग के क्षेत्र का एक्सपर्ट है, प्राइवेट बैंकर भी हो सकता है, वो कोई रिटायर्ड सरकारी बैंकर भी हो सकता है। कोई मान लो SBI का MD रहा था, काफी नॉलेज थी उसको, तो उसको भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ऐसे टोटल 4 हो सकते हैं। और बच्चों एक बात बता दो, आज दिन तक एक ही लेडी डिप्टी गवर्नर रही है, उसका नाम था KJ उदेसी। 2003 में बनाई गई थी KJ उदेसी। ये उदेसी मैडम का नाम आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। KJ उदेसी जी का नाम आपको याद रखना है।
ये कौन थी बताओ? फर्स्ट फीमेल डीजी, फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर, डीजी ऑफ आरबीआई, फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर थी ये आरबीआई की। ये आपको याद रखना चाहिए, पहली और आखिरी यही है, और गवर्नर तो कभी कोई रही नहीं, तो इसलिए ये उद्देश्य मैडम का ना इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना चाहिए। अभी तक तो हम क्या करें, मोटा मोटी आरबीआई की हिस्ट्री, आरबीआई की स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिए। अब मेन क्या काम है इसका, मेन कार्य इसका कार्य पढ़ेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है बैंक, उसकी क्या होती है, उसके कार्य। तो अब इसके फंक्शन पढ़े हम, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे अब मेन काम क्या होता है बताओ आरबीआई का, या आरबीआई को मैं कह दूं सेंट्रल बैंक है एक प्रकार का, प्रत्येक देश में होता है। सबसे मुख्य काम होता है नोटों का निर्गमन, नोट एंड करेंसी, या करेंसी एंड कोइन, करेंसी एंड कोइन। जो नोट होते हैं ना और सिक्के, उनको इश्यू करता है ये। तुम देखा होगा ना आपने 200 का 100 के नोट पे क्या होता है, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो मैंने कहा इश्यू करता है, प्रिंट नहीं करता। प्रिंट के लिए तो सरकारी प्रिंटिंग कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस जो है, यहाँ पे प्रिंट होता है नोट। जैसे देवास में है, जैसे नासिक में है, एक कंपनी है भारत सरकार की, सिक्योरिटीज प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। उसकी कई सारी प्रेसेज है, नोएडा में टक्साले है, मिंट है, वहाँ पे करेंसी नोट और जो कोइन होते हैं ना, उनकी छपाई प्रिंटिंग होती है। आरबीआई इनको प्रिंट नहीं करता है। आरबीआई क्या करता है, मान लो 100 का नोट बन गया, अब आरबीआई इसको जारी करेगा, उसके साइन कर दिया गवर्नर साहब ने, बस आरबीआई की तरफ से जारी हो गया। लेकिन प्रिंटिंग जो होती है ना, वो सरकारी कंपनी करती है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर कंपनी आती है। कौन सी? SPMCI, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई क्या, कि नोट और जो करेंसी और कॉइन है, उसका जारी करता है किस, आरबीआई। कौन से एक के तहत पावर है ये मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें एक चीज है, किसको छोड़कर, ये तो सब बच्चे ने पढ़ा है, दुनिया भर आदमी जानता है, ₹1 के नोट को छोड़कर, ₹1 का नोट को छोड़कर बाकी सब कौन जारी करता है, बाकी सब कौन पब्लिश करता है, किसका साइन होता है ₹1 नोट? तो आरबीआई गवर्नर को होता है। ₹1 के नोट पर किसका साइन होता है, ये तो सबको ही पता है, किसका? वित्त मंत्रालय की तरफ से फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर मैं दोबारा बता दूं कि जो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का मुख्य काम होता है नोट एंड जो करेंसी होती है और जो कॉइन होते हैं, उनको इश्यू करना। भारत में भी जितने भी नोट और जो कॉइन होते हैं ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, वो ये इश्यू करता है। अभी जितने भी आप नोट देखोगे, सब पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं और लिखा रहता है, मैं धारक को इतना रुपए देने का वादा करता हूँ। तो कौन वादा कर रहा है? वो आरबीआई का गवर्नर वादा कर रहा है। लेकिन एक नोट ऐसा होता है जिसपे है ना आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, वो है ₹1 का नोट। उस पर किसके साइन होते हैं? उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। एक बार और मैं बता दूं, आरबीआई एक्ट है ना, जो अब आरबीआई नोट छापता है, वो कौन से एक्ट के तहत छापता है? तो आरबीआई एक्ट जो है ना, आरबीआई का एक्ट है 1934। इसमें पावर दी गई है आरबीआई को कि वो 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। कितने तक का? 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। छापेगा से ये जरूरी नहीं, पावर दे रखी है। आज की डेट में आपको पता है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या 2,000 का नोट छप रहा है, प्रिंट हो रहा है, लेकिन पावर कितनी? 10,000 तक। अब 10,000 से बड़ा नोट छापना है 20,000 का, तब फिर इसे एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। बिना पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के आरबीआई 20,000 का नोट नहीं छाप सकता। आरबीआई केवल अभी आज की डेट में आरबीआई एक्ट के अनुसार 10,000 रुपए तक का नोट प्रिंट कर सकता है, लेकिन वो नहीं किया, 5,000 का भी नहीं किया, 2,000 तक किया, वो उसकी इच्छा, समझ गया। और 10,000 से बड़ा नोट छापना होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट को ये एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और कॉइनेज एक्ट एक होता है, कॉइनेज एक्ट वर्तमान टाइम में 2011 लागू है, पहले पुराना लागू था 19वीं शताब्दी का, बाद में उसको है ना वो क्या कहते हैं आउटडेटेड हो गया, तो उसको न्यू करके 2011 में कॉइनेज एक्ट बनाया। इसके तहत क्या करती है? कॉइन जारी करती है। तो ये हम देखेंगे अभी नोटों का निर्गमन, ₹1 का नोट वो कॉइन को छोड़कर अन्य भले मुद्रा जारी करने का अधिकार किसका है? सारे नोट जारी करने की पावर किसके पास होती है? वो होती है आरबीआई के पास। ₹1 का नोट और सिक्कों को जारी नहीं करता, सिक्के भी भारत सरकार ही जारी करती है। और ₹1 का नोट पे साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। छापता नहीं है, प्रिंट नहीं करता, क्या करता है? नोट को इशू करता है अपने नाम से, मैं धारक को इतने रुपए देने का प्रॉमिस करता हूँ। कौन से एक्ट में पावर दी गई है? तो आरबीआई एक्ट 1934 था, उसका सेक्शन कौन सा है?
सेक्शन 25(2) है, वो 22 के तहत क्या पावर दी गई, 2 रुपए से लेकर 1 रुपए नहीं, 1 रुपए तो बाहर से क्या करती है, 10,000 तक का नोट ये छाप सकता है, ये जारी कर सकता है। 2 रुपए से लेकर 10,000 का नोट छाप सकता है। अब वर्तमान टाइम में कौन सा कॉइनेज एक्ट लागू है, पहले 1906 था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, पुराना पड़ गया, रद्द कर दिया। आज की डेट में कॉइनेज एक्ट क्या 2011 है। तो यहाँ तक बात होगी 1 रुपए के नोट को और सिक्कों को छोड़कर बाकी जितनी करेंसी है 2 का, 50 का, 500 का, 2000 का, सब आरबीआई जारी करता है। 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, तो वित्त सचिव के साइन होते हैं। कौन से एक्ट में पावर दी गई है, तो आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 22 है उसमें पावर दी गई है कि आरबीआई क्या कर सकता है, 2 रुपए से लेकर 10,000 तक का नोट प्रिंट कर सकता है। फिर कॉइन जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है या गवर्नमेंट जारी करती है उसको पावर कौन से एक्ट में दी गई, तो कॉइनेज एक्ट 2011 में इसकी पावर दी गई है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके लिए क्या होता है, अब आरबीआई नोट कितने छाप सकता है, आरबीआई नोट प्रिंटिंग का, आरबीआई जो नोट इश्यू करता है ना नोट, उसका मेथड क्या होता है भाई। आरबीआई सीधा सा देसी भाषा मतलब है आरबीआई कितने नोट छाप सकता है, तो क्या आरबीआई अनलिमिटेड नोट छाप सकता है, जितने मर्जी चाहे सबको एक पैसा, अगर अनलिमिटेड छाप सके तो फिर सबको क्या करो, जितने भी गरीब आदमी है सबको क्या करो, एक सूटकेस बोरी में पैसा भरो, जूट की बोरी में पैसा भरो और प्रिंट करके सबको बांट दो। तो ये तो होता नहीं है, कहीं देखा भी नहीं अपन ने। तो आरबीआई को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोट छापने की सीमा में प्रतिबंध तो है। तो सबसे पहले चलती थी एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या चलता था, मिनिमम नहीं, 2 सिस्टम चलते हैं इसके। एक तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। एक होता था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। लगभग 1956-57 तक इंडिया में ये चला था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। शुरुआत में ये चलता था, पर वर्तमान टाइम में ये नहीं चल रहा। इसमें क्या था कि आपके पास 40% गोल्ड या फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है आप जितना नोट छाप रहे हो उसका एक प्रोपोर्शन, मतलब 40% आपके पास क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, या फिर विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर वगैरह होना चाहिए। तब जाके आप 100 रुपए का नोट छाप सकते हो। 40 रुपए का गोल्ड है, क्या है, 40 रुपए का गोल्ड है, या फिर डॉलर 40 रुपए के हैं, तब आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई 100 रुपए के नोट छाप सकता है। 1000 का छापना है तो 400 का होना चाहिए, 100 करोड़ के छापना है तो 40 करोड़ रुपए होने चाहिए, 1000 करोड़ का छापना हो तो 400 करोड़ रुपए क्या होना चाहिए, तो गोल्ड में होना चाहिए या फिर फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए। लेकिन बच्चों पे धीरे धीरे क्या हुआ, शुरुआत में चल गई, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने लग गए। कई सारे कारणों से गवर्नमेंट की आजादी के बाद गवर्नमेंट के खर्चे धीरे धीरे बढ़ने लग गए। और अगर इस हिसाब से नोट छापते हैं तो 40% गोल्ड कहाँ से लाते, भारत के पास इतना गोल्ड नहीं था, तो भारत क्या करता, गोल्ड छाप नहीं पाता। तो इसलिए क्या किया, ये सिस्टम बंद कर दो, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम बंद कर दिया। उसके बाद आए मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या था कि ये यार 40% नहीं जमेगा कि जितने नोट छापो उसका 40% गोल्ड होना चाहिए। आप भी क्या करो, न्यूनतम बता दो कि न्यूनतम इतना गोल्ड हो, उसके बाद में कितना भी छापो। तो सरकार ने कहा कि 200 करोड़ का न्यूनतम क्या होना चाहिए आपके पास, 200 करोड़ का न्यूनतम गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह कुछ होनी चाहिए। 200 करोड़ रुपए का माल है तो फिर आप कितना भी नोट छाप सकते हो। समझे बात को। पर ऐसा भी नहीं कितना भी छाप लो, तो उससे क्या महंगाई बहुत बढ़ जाती है। कभी मैं बताऊंगा कि नोट क्यों नहीं छापती। लेकिन 2 सिस्टम समझ लिए, आज की डेट में कौन सा लागू है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप टिक लगा दोगे। तो पढ़ते हैं इसके लिए कितने मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं नोट प्रिंट करने के, नोट इश्यू करने के लिए 2 किए जाते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, PRS। क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, आनुपातिक निधि पद्धति। 1935 से जब आरबीआई बना 35 में, वहां से लेकर 1956 तक इसको पालना की गए। नोटों के निगम के लिए क्या हुए, 40% क्या था, नोट का तभी जारी होगा, 100 रुपए का नोट जारी करना तो 40 रुपए क्या होना चाहिए गोल्ड में या विदेशी मुद्रा में होनी चाहिए। फिर इसके बाद आया दूसरा सिस्टम, कौन सा, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये कब से लागू हुआ, 1957 से। इसमें क्या कहा कि न्यूनतम इतना पैसा हो, फिर आप कितना भी छाप लो। न्यूनतम 200 करोड़ का गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, जिसमें गोल्ड कितना, 115 करोड़ का
और फॉरेन एक्सचेंज कितना, फॉरेन करेंसी 85 करोड़ में हो, अगर 200 करोड़ आरबीआई के पास है तो फिर आप कितना भी नोट छाप सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब आगे बात करेंगे। थैंक यू।